हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी रसायन विज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज कक्षा 10 की NCERT किताब से रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और एक एक प्रश्न की पूरी व्याख्या के साथ हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरी व्याख्या से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन जो देख रहे हो, इसमें सारे ऑप्शनों को हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा है NaCl, तो ये NaCl का ऐसे फार्मूला बनता है, देखिए ज़रा। Na के ऊपर होता है प्लस आयन, सोडियम ये आवर्त सारणी के पहले वर्ग का तत्व है तो इसके ऊपर +1 आयन होता है। क्लोरीन इसके ऊपर होता है -1 आयन, ये वर्ग 17 का तत्व है, इसको हैलोजन परमाणु भी कहते हैं। तो इसका +1 और इसका -1, अब माइनस प्लस जिनको छोड़ देते हैं और सीधा सीधा नीचे लिखते हैं Na1Cl1 यानी NaCl, एक एक है तो NaCl कह देंगे। तो इस तरह से NaCl का निर्माण हुआ। आगे है AgCl, तो AgCl कैसे बना है, Ag के ऊपर होता है +1 चार्ज सिल्वर आयन और Cl के ऊपर -1। उसी प्रकार इसका -1 का 1 इसके नीचे Ag के नीचे आ गया, Ag का +1 इसके नीचे आएगा तो बन जाएगा फार्मूला AgCl। तो ये दूसरा फार्मूला कैसे बना हमने समझा। तीसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा KCl, तो KCl हम लोग देखते हैं, KCl पोटेशियम होता है K+ आयन और Cl के ऊपर होता है -1 आयन, तो इसका +1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो बन गया KCl। अब दे रखा अगला CuCl, अब CuCl कैसे बना जरा समझते हैं। CuCl अब कॉपर 2 प्रकार से होता है, ये एक होता है Cu+, इसको बोलते हैं Q+, और एक होता है Cu2+, इसको बोलते हैं Cupric। तो Q+ और Cupric 2 तरह से होते हैं। और Cl के ऊपर होता है -1, अगर Cl के ऊपर Cu+ लेंगे हम लोग और Cl -1 लेंगे तब जाके CuCl का निर्माण होगा। अगर हम लोग Cu2+ लेंगे तो CuCl2 का निर्माण होगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे, ये है CuCl बनेगा Q+ क्लोराइड और CuCl2 क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये नाम आपको समझ में आया होगा और ये कैसे बनते हैं समझ में आएगा होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। आप चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए इसमें लिखा है कौन सा क्लोराइड लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। इसमें जो AgCl दे रखा है, AgCl को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में विघटित करेंगे तो ये Ag+ और Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो AgCl Ag+ क्लोरीन में टूटता है। और ये जो Ag होता है ये होता है सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। किस रंग का अवक्षेप, सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन होता है कि AgBr का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, जो हम लोग वो करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट की जो फोटोकॉपी होती है उसमें AgBr का प्रयोग होता है। उसमें भी तेज प्रकाश पड़ता है, तेज प्रकाश पड़ने से जो Ag होता है वो अलग हो जाता है और उसका धूसर रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग, धूसर मीन्स ग्रे वाइट रंग प्राप्त होता है। यानी जो फोटोकॉपी होती है उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर की वजह से जो फोटोकॉपी का रंग काला काला दिखता है वो सिल्वर की वजह से होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या चीज़ यूज करते हैं, AgBr यूज करते हैं। इसका रंग AgBr यूज करते हैं, जिसमें Ag का रंग धूसर प्राप्त होता है यानी ग्रे और वाइट प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोनों सूर्य के प्रकाश में विघटित होते हैं। इस प्रश्न को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, सिट्रिक अम्ल ये होता है नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। तो इस तरह से कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को
रंगहीन कर देता है। तो इसमें ये क्वेश्चन याद रखोगे, इसको सिट्रिक अम्ल, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। सिट्रिक अम्ल होता है पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है, इसका विलयन बैंगनी रंग का होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सही निकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे किसी भी चीज़ को मिलाएं और मिलाने के पश्चात अगर वह चीज़ दोबारा प्राप्त ना हो पाए, उस दो चीज़ों को मिलाने से कोई नई चीज़ बन जाए, उसके रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाए, वो नई चीज़ ही कहलाए एकदम, तो वो होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे के सामानों में जंग लगना, गन्ने के रस के किण्वन द्वारा सिरके का निर्माण होना। गन्ने के रस को रख देते, बहुत दिन तक रखा रहता है, तो किण्वन के द्वारा सिरके का निर्माण होना। सिरके मीन्स एसिटिक अम्ल का बनना। अंगूर के रस के किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होना। रसोई घर में जो गैस आती है, ब्यूटेन जो गैस होती है, LPG, जिसमें LPG में ब्यूटेन गैस भरी होती है, तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये एक ब्यूटेन गैस अगर एक बार जल गई तो दोबारा फिर से हम ब्यूटेन गैस को नहीं प्राप्त कर सकते। दूध से दही अगर एक बार बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक नहीं है। तो रासायनिक नहीं है, इसको समझते हैं। जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया दरअसल होती क्या है, जरा समझते हैं हम लोग। हमारे शरीर में होता है ग्लूकोज, जब हम भोजन करते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। और हम लोग जब श्वसन करते हैं तो हमको प्राप्त होती है ऑक्सीजन गैस। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन पर हमारे शरीर से दो ही तरह की पदार्थ निकलते हैं। ये हमने अभिकारक लिया, इनको बोलते हैं अभिकारक। यानी हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो शरीर में जाता है और ग्लूकोज से क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में ऊष्मा या ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो ये है श्वसन की अभिक्रिया। हमारे शरीर में ये रिएक्शन होता रहता है हमेशा। ऊष्मा मिलती, अगर हम लोग सांस लेना बंद कर दें तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं मिलेगी। और इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो ये इसमें चूंकि ऊष्मा निकलती है तो ये कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसे अभिक्रियाएं जिनके द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और ऐसी अभिक्रिया जिनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो वो कहलाते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ये जो श्वसन की क्रिया होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। भोजन का शरीर में पाचन, भोजन एक बार शरीर में पच गया तो दोबारा से फिर से हम भोजन नहीं बना सकते। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जो पहला है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, जो कि नए कंपाउंड बन जाते हैं। इसमें दे रखा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जलती है, मोमबत्ती दरअसल मोमबत्ती जो जलती है वो भी कार्बनिक यौगिक है। मोमबत्ती जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही निकलता है। मोमबत्ती भी एक कार्बनिक पदार्थ है, जो मोम होता है ये भी कार्बनिक पदार्थ है। तो जब मोमबत्ती जलती है तब भी किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है, साथ में भाप निकलता है जल के रूप में, जल निकलता है भाप के रूप में। और अगला देख रहे हो मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती खाली जला के रख देंगे और पूरी मोमबत्ती अगर ख़त्म हो जाए तो कहोगे कि मोमबत्ती जल गई है। सिर्फ मोमबत्ती को हमने पिघलाया, जलने नहीं दिया, पिघला के उसको ऐसे पिघल गई, तो ये कहलाएगा मोमबत्ती सिर्फ अपना आकार परिवर्तन किया, ना कि उसके रासायनिक गुण चेंज हुए हैं। तो ये है भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक अभिक्रिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही, कौन सा सही है, डी सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक नहीं है। तो ये मोमबत्ती का मोम पिघलना ये है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr का एक्वस फॉर्म मीन्स जलीय विलयन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, KBr कैसे बना होगा, K प्लस रहता है, Br माइनस रहता है, तो प्लस इसके नीचे तो KBr इसके आ गया KBr। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag के ऊपर होता है +1 आयन।
नाइट्रेट के ऊपर होता है NO3 के ऊपर -1 आयन, तो इसका 1 इसके नीचे आ गया, इसका 1 उसके नीचे गया, तो बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अगला दे रखा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो K के ऊपर +1 होता है, NO3 के ऊपर होता है -1, तो इसी तरह इसका -1 इसके नीचे प्लस और इसका +1 उसके नीचे, माइनस प्लस चिन्हों को छोड़कर खाली उनके अंकों को लिखा जाता है। तो इस तरह से बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और अगला है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि अभी हमने पढ़ा कि फोटोग्राफी प्लेट को काला करने में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जो फोटो कापी होती है उसमें AgBr का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन है कि द्विसंयोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए हम लोग इनको समझ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें किसी भी कंपाउंड को उठाओ, किसी भी यौगिक को लो और उसका वो विघटित हो जाए, अपने अपने आयनों में अलग अलग टूट जाए। जैसे बात करें अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, चूना पत्थर भी जिसको कहते हैं CaCO3। अगर हम लोग इसका ऊष्मीय ताप देंगे, इसको भर के बर्तन में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें कैल्शियम अलग हो जाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो गया, मतलब अपने अपने अलग अलग आयनों में ये टूट गया। तो Ca अलग हो गया तो कैल्शियम, वैसे CaO या CaO बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये अलग हो गया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, इसको अगर हम लोग ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने से बन जाएगा KCl और बन जाएगा ऑक्सीजन। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं, समझ गए हो, जिनको गर्म करने से वो अपने आयनों में या अपने परमाणुओं में अलग अलग टूट जाए। तो ये होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। अब हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं। संयोजन अभिक्रिया मीन्स संयोजन होना अर्थात जोड़ना, दो परमाणु या यौगिकों को आपस में जोड़ने से जो अभिक्रिया होंगी उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बात करें अगर हम लोग सोडियम की, सोडियम मीन्स Na, अगर सोडियम में हम लोग कुछ भी जोड़ते हैं, मान लो सोडियम है, इसमें किसी क्रिया क्लोरीन से करा दो, Cl2 से कराओगे तो जाके NaCl बना होगा, तो NaCl बना। तो इनके जुड़ने से जो यौगिक बने, इस तरह की अभिक्रिया कहलाती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को देख ले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अगला है, हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं ऑप्शन नंबर जो डी में दे रखा है, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनको गर्म करने पर या जिनकी क्रिया कराने पर वो अलग अलग विस्थापित हो जाएं। जैसे हम लोग अगर बात करें सिल्वर ब्रोमाइड, जो भी हमने लिया था सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, तो AgBr में अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश से तेजी से प्रकाश डालते हैं, प्रकाश की तीव्र मात्रा करेंगे तो Ag अपने अलग टूट गया और Br अलग हो गया। तो ये है विघटन अभिक्रिया, ये है विघटन अभिक्रिया। इसमें Ag अलग टूट गया और Br अलग टूट गया। हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक दूसरे में विस्थापित हो जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट, जैसे मान लो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक धातु से क्रिया कराओ, तो जिंक धातु से क्रिया कराने के पश्चात कॉपर, ये जो सल्फेट आया है जिंक के पास चला गया और कॉपर अलग हो गया, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्राप्त होगा और कॉपर अलग से प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, इसका सल्फेट आयन विस्थापित होकर जिंक के पास चला गया। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो बात करें Cu की, कॉपर, इसकी क्रिया करा दो सिल्वर नाइट्रेट से, Cu की क्रिया कराएंगे अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से, तो इसमें भी CuNO3 अलग बन जाएगा और Ag अलग होगा और CuNO3 का होल ट्वाइस क्यूप्रस नाइट्रेट बनेगा। तो इस तरह की जिनमें एक परमाणु के पास दूसरे यौगिक का आयन चला आए, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, इनमें दोनों के आयन आपस में ट्रांसफर होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl, अगर इनकी आपस में क्रिया होती है तो इसमें इसका एक दूसरे में दोनों के आयन आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बन जाएगा जैसे बना AgCl प्लस NaNO3। तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती हैं द्विविस्थापन, दोनों में विस्थापन हो रहा है एक दूसरे में। अब हम लोग समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये अभिक्रिया दे रखा है KBr प्लस AgNO3 KNO3 प्लस AgBr। तो ज़रा देखो ध्यान से सब लोग, पोटेशियम था इसमें, पोटेशियम के साथ Br था, इधर हो गया Ag के साथ Br, तो Br कहीं ना कहीं Ag के साथ चला गया और NO3 आ गया K के साथ, तो बन गया KNO3। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों का अलग अलग विस्थापन हुआ है, दोनों का एक दूसरे में विस्थापन हुआ है, तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4, इसको हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यूप्रिक कैसे बना होगा, Cu के ऊपर 2+ रहा होगा, और सब लोग पता होना चाहिए सल्फेट के ऊपर होता है -2, तो इसको क्यूप्रिक बोलते हो। तो इसका 2 इसके नीचे आ गया, इसका +2 वाला उसके नीचे चला गया, तो CuSO4 बनता है। तो इससे क्या हुआ, ये कहला सकता है क्यूप्रिक सल्फेट का हो या कॉपर सल्फेट भी कहेंगे इसको हम। के नीले रंग के जलीय विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है, या किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया अभी था, इसमें क्या दिया है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में अगर हम लोग जिंक का टुकड़ा डालें, मतलब जिंक से क्रिया कराएंगे, तो रंगहीन हो जाता है, तो जिंक सल्फेट बनेगा, सिंपल है, इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और हमारा Cu अलग हो जाएगा। तो इसकी वजह से विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह हो गई विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉपर का सल्फेट ही उसके साथ विस्थापित हो रहा, उसका इसके पास नहीं आ रहा, तो यह है सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, ये बी नंबर सही है इसके लिए। अभी बताया संयोजन क्या होती है, बटन क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण के विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे भी हमने बात किया था AgCl, जो AgCl होता है, AgCl ये एक सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है अगर हम लोग इसकी क्रिया NaCl से कराते हैं, सिल्वर की क्रिया। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट, जो AgNO3 दे रखा है इस ऑप्शन में, इस AgNO3 सिल्वर सफ़ेद अवक्षेप, मतलब सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी का कहीं ना कहीं रंग सफ़ेद होता है, तो उसी तरह सफ़ेद अवक्षेप ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसमें सिल्वर वाला ऑप्शन सही होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर एक धातु होती है जो कि सफ़ेद चमकदार धातु होती है, इसको ध्यान में रखना। तो सिल्वर नाइट्रेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाने पर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लवण का विघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तथा फोटोग्राफी में भी प्रयुक्त होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देखिए इसमें क्या दिया है, किस लवण का विघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में दो का विघटन होता है, AgCl का भी होता है और AgBr का भी होता है, लेकिन AgCl सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और AgBr धूसर रंग का प्राप्त होता है, मतलब ग्रे वाइट का प्राप्त होता है, ग्रे वाइट कलर का प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ यूज कहाँ कहाँ होता है। जो AgBr होता है उसका यूज करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में या फोटो कापी में जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं AgBr का यूज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgBr का सूर्य के प्रकाश द्वारा जो विघटन होता है या प्रकाश का विघटन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देख लेते हैं इस रिएक्शन को हम लोग लिख के। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट पर गर्म करने पर, तो सिर्फ इसको गर्म करेंगे हम लोग
तो सिंपल सा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता, अभी हम लोगों ने समझा था। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह सिर्फ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? विघटन अभिक्रिया। हम या विघटन कह दो या वियोजन अभिक्रिया, तो अपने अपने आयनों में अलग अलग वियोजित हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता होगा? तो Ca के ऊपर +2 आवेश होता है, कार्बोनेट के ऊपर CO3 माइनस का 2 आवेश होता है। तो इसका माइनस का 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 2 हो गया नीचे एक दूसरे के, तो सिंपल सा CaCO3 बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने हेतु मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे तेली खाद्य पदार्थ जिनमें तेल की मात्रा पाई जाती है, जैसे जो भी हमारे जैसे चिप्स वगैरह आते हैं, इनमें जो कुरकुरे भरे होते हैं या चिप्स भरे होते हैं पैकेटों में, इन वसायुक्त होते हैं, इनको तेल से बनाया जाता है कहीं ना कहीं। तो इनको बचाने के लिए, तो इनको अगर हम लोग जो वसायुक्त तेली पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी अगर सब्जी भी बनती है तो वो वसायुक्त तेली पदार्थ है, अगर इनको हम खुला रख देंगे 1-2 दिन तक तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे और अपना ऑक्साइड बना लेंगे, जो कि जिससे इनके अंदर दुर्गंध आने लगेगी और ख़राब हो जाता है, जैसे खाना होता है ख़राब हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इनको बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? जैसे जो कुरकुरे वगैरह आते हैं, चिप्स में जो भरा होता है, अगर उसको खुला रख देंगे हम लोग तो 1-2 दिन में वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा और गंध मारने लगेगा, खराब भी हो जाएगा। तो इसी कहते हैं विकृत गंधिता होना। अब इसमें लिखा है कि इससे बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए और इसको फैक्ट के तरीके समझेंगे। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है N2 गैस, ये ऐसी गैस होती है जो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। अक्रिय गैस तो नहीं होती लेकिन बहुत ही उच्च ताप पर क्रियाशील होती है, समान ताप पर क्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड जो कि बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, ये जल्दी से अपने आयनों में विघटित नहीं होती, ये अक्रियता दिखाती है। तो इसलिए हम लोग जो कुरकुरे वगैरह होते हैं उसमें उसकी ऑक्सीजन गैस निकालकर, पैकेट की ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन से, अब चूंकि जो वसायुक्त तेली पदार्थ होते हैं वो केवल ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन बनाएंगे तभी खराब होंगे। अगर उनमें हम लोग नाइट्रोजन मिला देते हैं तो अब वो ऑक्सीजन है नहीं उसमें, अब नाइट्रोजन से क्रिया करता नहीं। क्यों? नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील गैस होती है, तो इसलिए वो जल्दी से नाइट्रोजन से क्रिया कर नहीं पाएगा। इस तरह से वो सुरक्षित बने रहते हैं, क्योंकि उसकी सारी ऑक्सीजन निकल गई तो अब वो खराब नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको याद भी रखोगे कि जो कुरकुरे पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उनमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस N2 गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस से वो क्रिया नहीं करता, नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील गैस होती है। अगर उसमें ऑक्सीजन भर दोगे तो ऑक्साइड बना लेगा, वो खराब हो जाएगा। बाहर अगर खुल के रख दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और वो खराब हो जाता है, जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया हैं जिनके होने के पश्चात ऊष्मा अवशोषित होती है और वो खुद ही ऊष्मा खींच लेती हैं, तो उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, अभिक्रियाओं के पश्चात जो उत्पाद बनता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो वे होती हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब हम लोग समझते हैं, इसमें पहला दे रखा है ये C6H12O6 + CO2। तो अभी हमने बताया था C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यही अभिक्रिया भी हमने बताया था श्वसन के दौरान यूज होती है। हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है वो वायुमंडल से जो हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो क्रिया करता, जिससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता। साथ में हमने बताया था ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, तभी हम लोग चल फिर पाते, तभी हमको ऊर्जा मिलती है। इस अभिक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा मिलती है, तो इस अभिक्रिया के पास से तो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब इसमें दे रखा कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं है, तो पहले ही देख लो कौन सी निकली है, यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा निकलती है, हमको ऊर्जा मिलती है सांस के दौरान, सांस लेने के पश्चात। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जितने जो भी दे रखी हैं अभिक्रियाएं, इसका मतलब ये सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं।
जल को हम लोग तोड़ने के लिए, जल का एक अणु तोड़ने के लिए उसमें विद्युत विसर्जन कराना पड़ता है। जैसे जल को गर्म करना है, उसको गर्म करेंगे, ऊष्मा हीट करते हैं, तब जाके वो H2 और O2 में अलग अलग टूटता है। तो इसको हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए ऊष्मा, ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार से ये जो भी दे रखे हैं इसमें चारों, जैसे बी नंबर है CO2 प्लस H2O, ये भी ऊष्मा शोषी है, और लास्ट वाला भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जो श्वसन क्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जो कि ग्लूकोज वाली रिएक्शन होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो अपने दोस्तों के साथ बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमको लगे कि आपको समझ में आया है। नहीं, हमको कैसे मालूम चले आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की 11वें नंबर की। संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र, तो ये तो याद रखेंगे हम लोग, जो कैल्शियम पत्थर होता है CaCO3, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, ये होता है चूना पत्थर। ये बहुत दिन तक रखे बहुत दिन से इसको जमा, जो धरती के अंदर पड़े तब जाके कहीं संगमरमर इसी से बनता है। तो चूना पत्थर हो गया, चाक या खड़िया या फिर संगमरमर, इन सभी का फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो CaO दे रखा है, CaO, ये बुझा हुआ चूना नहीं होता, ये बिना बुझा चूना होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्यों बुझा हुआ कहते हैं? जो बुझा हुआ चूना नहीं होता, जैसे जो CaO है ये बिना बुझा चूना है, इसकी क्रिया जल से कराओगे, यानी बुझा दोगे इसको पानी डालकर, जल डालकर, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइज। तो ये है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज, और इसी को बोलते हैं चूने का पानी, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा मिल चुकी है, तो इसी को कहते हैं चूने का पानी। कैल्शियम कार्बोनेट चाक कड़िया होता है, संगमरमर होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये अलग चीज़ है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर C सही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संगमरमर या चूना पत्थर या चाक या खड़िया, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो अभी हमने रिएक्शन दिखा भी, जो श्वसन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होता है इसी का तो ऑक्सीकरण हुआ C6H12O6 का। इसने ऑक्सीजन से क्रिया किया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीकरण, और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया जल, और बन गया ऊष्मा या ऊर्जा। तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी, और इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लिया जाता है। यहाँ पे जैसे 6 है तो यहाँ पे 6 लगा के बैलेंस कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज और ये सुक्रोज होता है जो शक्कर समझ सकते हो इसको, जो C6H12O6 वो C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। C12H22O11 होता है सुक्रोज। और स्टार्च भी यही होता है, स्टार्च में खाली इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, सुक्रोज की संख्या ज़्यादा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं स्टार्च, इनमें कई अणु होते हैं, तो स्टार्च भी वही होता है। सेलुलोज के बारे में पढ़ोगे, पादप कोशिकाओं की झिल्ली के रूप में पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है? पादप कोशिकाओं की झिल्ली होती है, यानी सेलुलोज सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है, ये हमारे जंतुओं में या हमारे शरीर में नहीं पाई जाती। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 12वें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 12वें का ग्लूकोज सही है। ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन के दहन के पश्चात प्राप्त राख में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के पश्चात, तो इसमें सिंपल सी बात है, उन्होंने मैग्नीशियम को खाली दहन किया है। मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम की रिबन लिया, उसको दहन किया। दहन करना क्या कहलाता है? मैग्नीशियम का दहन करना, किसी भी चीज़ का दहन करना मीन्स कहलाता है उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकता, आग जल ही नहीं सकती। तो इससे बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनेगा MgO। ये कैसे बनेगा देख लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो दोनों तरफ बराबर संख्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा समीकरण। MgO बनता कैसे जरा समझते हैं। Mg के ऊपर होता है 2 आयन प्लस का, ये होता है क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 का तत्व होता है आवर्त सारणी के, और जो ऑक्साइड होता है O-2 होता है। तो इस तरह से बन जाता है
इसका 2 भी इसके नीचे आ गया, इसका 2 इसके नीचे, तो ये दोनों कट जाते हैं, सिंपल से बन जाता है MgO। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दानेदार जिंक कह दे या सिर्फ जिंक कह दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। तनु और सांद्र में अंतर होता, तो सांद्रता बढ़ाने पर यानी उसकी वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, तनुता पे कम क्रियाशील होता है। यह हल्का कह सकते हो, तनु मीन्स हल्का और सांद्र मीन्स गाढ़ा। इसमें कौन सी गैस निकलती है? सिंपल से देख लो, जिंक की क्रिया H2SO4 से करा रहे हो, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है, जिंक सल्फेट बनेगा यहाँ से ZnSO4 और H2 गैस बचेगी, वो H2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे H2 गैस निकलती नजर आ रही है। इसी प्रकार जो H2 गैस होती है, एक प्रश्न आता है कि सोडियम को अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल में डाल दो या जल में डाल दो तो क्या बनता है? तो धमाके के साथ H2 गैस निकलती है और NaOH बनता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी H2 गैस निकलती है। तो इस तरह से हम लोग समझे हैं आज के क्वेश्चनों को और इनका उत्तर भी आप देख लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और डेली जो वीडियो बताई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती है, इन पे आप लोग आइए और समझिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।